2024 से अभी तक का सफ़र एकदम, मतलब कि समझ लो कि कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही हो वैसे हो गई। मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग मतलब पैसे से स्ट्रगल कर रहे थे, बट ये सब चीज़ों की स्ट्रगल नहीं थी हम लोगों की लाइफ में। मेरे हस्बैंड अपने फैमिली बिजनेस में थे और कम कमाते थे, बट वो अपने फादर के साथ फैमिली बिजनेस में थे। मैं अपना जो कि कम अर्निंग थी, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट करने के लिए मैंने भी जॉब के लिए देखा। मेरी जॉब में लग भी गई, फॉरेन बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे लगी, जिसको मतलब मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, वर्क फ्रॉम होम जॉब था। तो मैंने 2 महीना 3 महीना उसे दिल्ली में ही कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आने वाली थी, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे रखना था मुझे। मतलब आता सिस्टम, तो उसके लिए एक पूरा रूम चाहिए था, जिसकी वजह से सिस्टम रखा जाता, क्योंकि बिल्कुल नॉइस उस रूम में नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड जॉब थी मेरी, फॉरेन बैंक से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड बात चल रही थी और मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि ऐसा ऐसी बात है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। मैंने रूम की बात की, तो रूम के लिए वो आगे सेटअप लगाने की मतलब कि हम लोगों के कमरे के आगे ही एक रूम है, उसमें सेटअप लगाने के लिए सोच रहे थे। तो इसी बात से मुझे लगता है सारा बवाल शुरू हुआ, क्योंकि मेरे घर में जो है, मेरे ससुराल में लोग नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। ठीक है, मेरे मतलब आप बताइए, मतलब फैमिली बिजनेस था, मेरे हस्बैंड को वही 15,000 करीबन मिल जाता था। तो उसमें कैसे मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती। मैंने अपने बच्चे का 1 साल ऑलरेडी डिले कर दिया था, फिर मैं कैसे उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाती। तो मैंने भी जॉब करने की सोची, जिसके लिए वो भी वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल, क्योंकि मैं घर में रहूँगी। दिल्ली की जॉब थी, बट मैं घर में रहूँगी बनारस में, साइड बाय साइड में अपने बच्चे को भी देख लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे को 1 मिनट के लिए भी देखने वाला कोई नहीं था। रहने को तो यहाँ पे फैमिली में बहुत लोग थे, बट मेरी हेल्प करने को कोई नहीं था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस बात से, क्योंकि बच्चा मैंने पैदा किया तो ऑब्वियसली मैं देखूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ये मेन, उसके बाद मेरे हस्बैंड वही सामने वाले रूम में सेटिंग वो करने लगे। और मेरे ससुर के उस टाइम पैर में और बहुत प्रॉब्लम रह रही थी, तो उस टाइम वो नीचे शिफ्टिंग की बात होने लगी, तो वो लोग शिफ्ट हो गए। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गए थे उसके बाद, वो साइड बाय साइड अपनी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे नेशनल लेवल के लिए, जो कि उनका कुछ महीने बाद कंपटीशन भी था। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, कौन मनहूस की बद्दुआ लगी, किसकी बद्दुआ लगी, किसकी आँख लगी। हम लोग तो फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत कर रहे थे, बट किसी से आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया था ना। अल्लाह का शुक्र है अभी भी नहीं फैला रहे ना, आगे कभी अल्लाह पाक किसी के आगे हाथ फैलाए। हम लोग फैलाएँ भी हाथ अपना, झोली दामन फैलाएँ भी, तो दुआ है कि अल्लाह पाक के आगे फैलाए, कि बाकी किसी के आगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, फेबररी का टाइम था, एक्सीडेंट हो गया। मुझे उसमें ये चूज़ करना था, एक्सीडेंट हुआ तो इंस्टेंटली मेरे पास कॉल आने लगा मेरे ससुराल के साइड से, क्योंकि कोई भी मेरे हस्बैंड को उतना देखने को रेडी नहीं था। सब लोग ये थे कि मतलब मुझे बुलाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने शादी की है, तो मैं तो अपने हस्बैंड को देखूंगी, मैं अपने हस्बैंड को हर तरीके से सपोर्ट करूंगी। मुझे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैं वहाँ पे जॉब पे थी, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैंने इंस्टेंटली रिज़ाइन दिया, इंस्टेंटली मैंने रिज़ाइन दिया जॉब पे से, जिसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। फॉरेन बैंक थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मुझे वहाँ से मतलब कि कुछ फाइन्स पड़े, कुछ लीगल इश्यूज़ भी हुए, बट मैंने इंस्टेंटली रिज़ाइन दे कर के आई, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी, है, सॉरी थी नहीं है। मैंने उसको चूज़ किया ना कि अपने करियर को। मैंने अपने करियर को पहले भी
शादी से पहले भी मेरे घर ससुराल वालों की, मैं उस टाइम भी 26-27,000 अर्न कर रही थी, बट मेरे ससुराल वालों की यही उस टाइम भी मतलब कि शर्त थी कि जॉब छोड़ोगी तभी शादी होगी। तो मैंने उस टाइम भी अपनी जॉब छोड़ी थी, ठीक है। अगर मैं वही जॉब 2019 की कंटिन्यू कर रही होती ना, 85,000 पर मंथ की मेरी सैलरी होती। मैं उस टाइम, मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूँगी, वो भी मेरे ससुराल वालों ने नहीं करने दिया। मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। मुझे बोला गया था कि मैं यहाँ पे आकर के घर में पढ़ाई लिखाई करूँगी और अपनी जुडिशरी की कंटिन्यूटी करूँगी। मुझे कोई भी काम का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, बट मुझे शादी होने के तीसरे चौथे ही दिन मेरे ऊपर, मुझे एक खाना भी नहीं बनाना आता था। मेरी मम्मी ने ये बात क्लियर कर दी थी, बट मुझे शादी के चौथे ही दिन मुझे ये बोल दिया गया कि तुम्हें टोटल खाना बनाना है, और जो लड़की कभी किचन में नहीं गई हो उसको पूरा खाना बनाना है। मैंने वो भी चीज़ें एक्सेप्ट की, क्योंकि मैंने शादी की है, तो मैंने हर चीज़ें एक्सेप्ट की। मैंने खाना बनाना सीखा। खाना बनाना मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मेरा सब लोग मजाक बनाते थे कि क्यों तुम खाना बनाती हो, वो क्या, इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता, जो कि मेरी मम्मी ने पहले भी बता दिया था, मैंने भी बता दिया था सबको, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ झूठ बोल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। बट उन लोगों ने खूब मेरा मजाक बनाया। मैंने यूट्यूब से देख देख के खाना बनाना सीखा, और माशाल्लाह से अब बना लेती हूँ बहुत अच्छे से खाना मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एक मतलब कि लाल मिर्च कैसी होती है, धनिया कैसी होती है, ये तक किसी ने नहीं बताया। मैंने सब यूट्यूब से देख देख के सीखा है, और मैंने वो बनाया। खूब मेरा मजाक बनता था, बट मैं कोई भी चीज़ मुझे सीखना था तो मैंने वो सीखी और मैंने की। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने लोगों की बातों पे, अपने ससुराल वालों की बातों पे भरोसा करके मैंने उसी टाइम शादी कर ली। शायद मैं 2 साल बाद और शादी करती तो मैं आज जज बन चुकी होती। बट मैंने सोचा कि मेरी सास तो बोल ही रही हैं कि मतलब कि तुम आओगी तो मेरी बेटी की तरह रहोगी, तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी करना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। बट टोटली सब चीज़ डिफरेंट था। मेरी सास को सिर्फ एक घर में एक काम करने वाली चाहती थी, जो कि मैं बन गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड हैं, मैंने इस फैमिली को अपनी फैमिली समझा, और मैंने वो चीज़ें सारी की, और मैं कर भी रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट हुआ। फ़ौरन मुझे फ़ोन आने लगा कि आओ देखो, आओ देखो। मैं आई, रातों रात 2 बजे रात में मैं आई हूँ। यहाँ पे बनारस उतरी हूँ, और 5 बजे मैं स्कूटी चला करके अपनी बेटी को ले करके अपने हस्बैंड के पास गई। मैंने देखा, मेरी आँख से आंसू गिरने वाला था, मगर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी मैंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरे हस्बैंड को भी दिक्कत होगी। मैंने उस दिन से मैंने अपने हस्बैंड को सुबह शाम देखा। बीच में मैं जाती थी पुलिस स्टेशन भी, क्योंकि जिस आदमी ने हम लोगों का, मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ तोड़ दिया, मेरे दोनों हस्बैंड का हाथ तोड़ करके पूरा दोनों एल्बो ख़राब कर दी, तो उसकी वजह से हम लोग की पूरी लाइफ ख़राब हो गई। मेरा करियर जो सेट हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। जो मेरे हस्बैंड की बॉडी बिल्डिंग की, जो उनका फ्यूचर था नेशनल लेवल पे खेल के आना, वो भी ख़त्म हो गया। मेरी छोटी सी बच्ची की लाइफ डिस्टर्ब हो गई, ख़राब हो गई। मैंने ये सब झेला। मैंने अपने हस्बैंड को करीबन काफ़ी दिन हॉस्पिटल से लेके घर तक देखा, पूरा लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराया, सब चीज़। उसके बाद पता लगा मेरे हस्बैंड का जो प्लेट लगी थी वो गलत लग गई थी। जो सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक रविंद्रपुरी में, उन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया था मेरे हस्बैंड का। मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस का उसके ऊपर केस किया। जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया था वो काफ़ी अप्रोचेबल था, एक नेता की पार्टी से था। तो मैंने उसके अगेंस्ट भी मैंने एफआईआर किया। मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली थी, बट मैं नहीं डरी, क्योंकि जब पूरी लाइफ यार तुम बर्बाद कर ही चुके हो तो मारना ही तो बाकी है, तो वो मार सकते हो। वो हो गया। उसके बाद मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किया। पहले सीएमओ ऑफिस में कहा गया, तो बोले कि ठीक है, मतलब हम लोग कंप्लेंट ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। फिर गए, फिर उसके बाद मुझे ही उल्टा सीधा बोलने हो जाता है, 100 में 4 ऑपरेशन गलत हो जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे ही हुआ है, तो मैं मेडिकल नेग्लिजेंस का मैंने केस किया। उस बंदे के ऊपर एमएसीटी एक्ट के अंडर मैंने उसके ऊपर, वो जो एक्सीडेंट किया था उसके ऊपर केस किया, एफआईआर की मैंने। ये हो गया।
उसके बाद मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ टूटा हुआ था। मेरे हस्बैंड का सेकंड ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के हाथ में पूरा गलत ऑपरेशन होने की वजह से सेप्टिक हो गया था, पूरा गला हाथ काटने तक की नौबत आ गई थी। फिर सेकंड ऑपरेशन हुआ मेरे हस्बैंड का, उसी सदमे में मेरे ससुर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है, तो उसकी वजह से उनकी हार्ट अटैक हो डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड का हाथ टूटा हुआ था और यहाँ के लोग इतने मुंह से गाली निकलती है, मगर मैं दे नहीं रही हूँ। मेरे हस्बैंड के मेरे ससुर की डेथ हुई, और ससुर की डेथ होने के बाद मतलब एक ही दिन हुआ डेथ हुए हुए। जिस दिन डेथ हुई थी मेरे ससुर की, उस दिन इतनी सगी बेटियां थीं, दामाद थे, जिनके लिए मेरे ससुर ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। मैं क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। मगर उन्होंने अपने पापा की डेथ में मतलब एक काम नहीं किया। मेरी नाफ उखड़ी हुई थी, मैंने यहाँ दुपट्टा बांध करके, मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ टूटा हुआ मतलब ऑपरेटेड था, तो मतलब ये पूरा ऐसे बैंडेजिंग पूरी की हुई थी। वो अपने पापा को मतलब कांधा तक नहीं दे पा रहे थे, और बाकी मट्टी मंजिल का काम तक नहीं कर पाए थे। मैंने वो सब कुछ किया, सब कुछ भूल करके। मैं अब कहानी बताऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को समझ में आएगा। सब कुछ भूल मैंने सारा मट्टी मंजिल का काम किया, मैंने एक एक चीज़ की। लोग रिश्तेदार आते दिखाने के लिए, रोए 2 मिनट बाद आपस में बैठ के हंस के बात कर रहे हैं। मैंने वो सारी चीज़ देखी है। उसके बाद मेरे ससुर की मट्टी मंजिल हो गई, मतलब उनको ले जाके दफना दिया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो फूल होता है, उसमें लोग आते हैं। आ करके मैंने सोचा पूल में लोग आए हैं, मगर लोग आ करके मुझसे मेरे हस्बैंड का हाथ ऐसे करके, दोनों हाथ ऐसे था। अभी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है, इसलिए मैं वो एक्शन करके नहीं दिखा पा रही हूँ। ऐसे था। मेरे हस्बैंड से पूछा जा रहा है कि किसको कितना पैसा दोगे, किसको क्या करोगे, बहनों को कितना दोगे, इसको कितना दोगे। मैंने बोला अभी वो खुद मतलब अपाहिज की तरह वो बैठे हुए हैं, उनका दोनों हाथ टूटा हुआ है। डॉक्टर, उनके पापा की डेथ हो गई, अभी उनको रिकवरी में ही 2-3 महीना लग जाएगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी होती है उसके बाद। मगर उन लोगों ने उनको इतना परेशान किया, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। क्यों, हम लोग उनके फादर के फैमिली बिजनेस में थे। उससे डेथ से पहले सिर्फ मेरे हस्बैंड 15,000 अर्न करते थे, तो कहाँ से, हम लोग के पास लाखों की कमाई नहीं थी। लाखों की कमाई होती तो मैं जा करके अपनी छोटी सी बच्ची को ले करके 9 घंटा काम करके बाकी वो नहीं करती। मगर मैंने वो सब चीज़ किया। और मतलब मेरे हस्बैंड से पूछा जाता था कितना पैसा दोगे, हम लोग के पास एक भी पैसे नहीं थे। कितना कैसे करोगे। मेरे हस्बैंड को उनकी बहनों और दामादों ने खूब गाली दिया कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। मुझे गाली दिया गया, ये पैसा चाहिए पैसा। हम लोग कहाँ से लाके पैसा देते, पैसा हम लोग के पास नहीं था। मगर इन लोगों ने इतना मेरे हस्बैंड को परेशान किया, इतना मेरे हस्बैंड को परेशान किया कि उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाए वो। और वो जा कर के उन्होंने कूलर छोटा सा, जो अब मैं ऊपर आपको दिखाऊंगी, इतना छोटा सा वो कूलर होगा। ये बेड है, इतना छोटा सा कूलर होगा वो। इतने छोटे से कूलर को ले जा करके वो जा करके दुकान पे, डॉक्टर ने बोला था ज़रा सा भी गर्मी ना हो, क्योंकि पूरी मोटे मोटे हाथ पे बैंडेजिंग लगी हुई थी और सड़ी गर्मी का वक्त था। डॉक्टर ने बोला था गर्मी ना हो, अगर ज़रा सा गर्मी होगा वापस से सेप्टिक फैल जाएगा, इस बार हाथ काटने की नौबत आ जाएगी। मगर इन लोगों ने इतना परेशान किया मेरे हस्बैंड को कि वो जा करके हाथ, मतलब कि अपना हाथ ये हाथ कट जाएगा, ये भी बात छोड़ करके वो जा करके कूलर पे कि एक आदमी के सहारे वहाँ जाके बैठ करके वो उस हालत में काम करने लगे। और कितना किसी को परेशान किया जा सकता है। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं उसको ले लेके, कोई मेरी जो सास थी उनका तो पहले से रवैया मेरे लिए सही नहीं था। मगर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होने के बाद मेरे ससुर जब तक थे तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर मेरी ससुर की डेथ होने के बाद उन्होंने मेरी बच्ची को नहीं देखना पसंद किया। मैं अपनी बच्ची को सड़ी धूप में ले जा करके इधर उधर, सीएमओ ऑफिस लू चलती थी, दुपट्टा बांध करके ले करके इधर उधर जाती थी,
लड़कियों ने पूरा घर जल्दी जल्दी खाली करके घर में मैं इससे रिलेटेड अलग वीडियो बना दूंगी जब मेरा मूड ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा तो। मगर वो 2024 फरवरी से लेके आज तक मैं सिर्फ थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ और मल्टीपल केसेस देख रही हूँ पर्सनली अपने घर का। और मुझे बोला जाता है, मैं आज तक कभी किसी के सामने मैंने ओपन नहीं किया, ना मैंने वीडियो पे बोला आज तक कभी ये सब बातें, मगर मैं अब बोल रही हूँ क्योंकि अब हद के पार हो गया है। इंसान, मेरे हस्बैंड अपने घर वालों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर मेरे हस्बैंड ने हमेशा बोला कि घर वाले हैं, कभी किसी के ऊपर केस मत करना। मैंने इतना प्रॉब्लम झेली है, मगर आपको बताऊँ एज अ लॉयर, आम लड़कियां जा कर के दहेज का, इसका उसका केस कर सकती हैं, मेरे पास तो प्रूफ भी है, बट फिर भी मैंने आज तक कभी एक केस नहीं डाला अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट। इतना झेलने के बावजूद मैंने एक केस नहीं डाला है, एक केस, सिंगल केस नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने घर वालों को बेपनाह प्यार करते थे, तो भाई उनकी उनके उनकी जो चीज़ें हैं उसकी रेस्पेक्ट रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें होती गई बताऊंगी ना मैं, तो आप लोगों सोचोगे कि मतलब लॉयर थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तब भी ये सब बर्दाश्त कर लिया। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने घर वालों के नहीं चाहते थे कि उनकी बहनें हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ हो जाए, या उनकी माँ है उनके अगेंस्ट कुछ हो जाए। मैंने आज तक एक केस रजिस्टर नहीं किया, और सामने मुझे केस की धमकी दी जाती है। क्या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं एक केस कर सकूँ लोगों के खिलाफ? मैं बहुत कैपेबल हूँ इस सब चीज़ में, मगर मैं कभी आज तक मैंने किया नहीं, और मैं अपने हस्बैंड की खुशी के लिए कभी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने माँ की पापा की माँ की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। मगर उनकी जो बहनें हैं बेपनाह लालची हैं, और रिश्तेदार बेपनाह बदतमीज़ टाइप के हैं, जिन्होंने सब ने अपनी लेवल दिखा दिया। किसी का दोनों हाथ टूटा हुआ है, उससे तुम पैसा मांगोगे, उससे तुम चीज़ें करोगे। मुझे तो समझ में नहीं आया, मगर मैं समझ रही हूँ चीज़ें इन लोगों की, और 2 साल से देख ही रही हूँ। मगर भाई, मैंने शादी करके मैं आई हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड की अच्छी सिचुएशन में क्या, बुरी हर सिचुएशन में खड़ी रहूँगी। मेरी बच्ची भी कितनी छोटी सी थी, जब दादा की डेथ हुई थी वही 2 साल की होगी करीबन, तब से वो भी मैं सेफ्टी बेल्ट बांध करके अपने बच्ची को स्कूटी पे लेके, लू में कपड़ा पहना के, बारिश में रेन कोट पहना करके, सर्दी में 3-4 कंबल शॉल उड़ा करके मैं अपनी बच्ची को लेके जाती हूँ, और मैं जगह जगह जाती हूँ। मैं अपनी हर प्रॉब्लम हर के सामने रोती नहीं हूँ, और ना मुझे रोने की आदत है, क्योंकि जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। रोना भी होगा तो अल्लाह पाक के आगे रोएंगे, किसी के आगे मुझे रोने से कोई मतलब नहीं है। कभी कदार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब आँख से आंसू निकल जाता है, मगर रोने की वो बात नहीं, क्योंकि इतना रो चुके हैं कि फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि इंसानों के आगे रोने से कोई मतलब होता है। मगर आप लोग बताओ कि मैं आजकल मतलब कि अनएजुकेटेड लड़कियां ज़रा सा ही प्रॉब्लम देखती हैं, ससुराल में फ़ौरन केस कर देती हैं, ज़रा सा प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ देखती हैं, फ़ौरन घर छोड़ के भाग जाती हैं। मगर मैंने इतना सब कुछ वो झेला। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मगर एजुकेटेड होने के बावजूद, लॉयर होने के बावजूद मैंने ये सब चीज़ देखा, किया। तो यहाँ पे मैं गलत हूँ? मैं किसी मामले में गलत हूँ तो आप लोग बताओ मुझे। तो और कितना करूँ? मैं घर का भी काम करती थी, खाना भी बनाती थी, सुबह शाम का मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा, घर का एक-एक चीज़, सब्ज़ी लाना, ये करना, बच्ची को देखना, हर कुछ। क्या नहीं मैंने किया है। मेरे ससुर की डेथ हुई, ससुर की डेथ के टाइम से 40 डेज़ हम लोग के यहाँ खाना दिया जाता है। मेरी सास ने एक भी टाइम का खाना नहीं बनाया। मेरी
नंदों ने अपने फ़ौरन फूल वाले दीदी से पैसे का बस पता करने आई थी कि जैसे मेरे ससुर को लूट रही थी वैसे मेरे हस्बैंड भी उनको मतलब कि भर-भर के हर महीने पैसा देंगे कि नहीं देंगे, ये बात का कन्फर्मेशन होते ही वो लोग चली गई। उन्होंने अपने बाप के 10वाँ, 20वाँ महीने का 40वाँ कुछ भी नहीं किया। मैंने किया 10वें की फ़ातिया, 20वें की, महीने की, 40वें की मैंने अच्छे लेवल पे की। 40 दिन मैंने हाफ़िज़ को खाना खिलाया, गरीबों को खाना खिलाया, उनको जो पसंद था वो सारी चीज़ें मैंने ए टू ज़ेड एंड तक की। और 40वाँ जब हो गया तो सिर्फ़ लोगों ने मुझे गाली दी। ठीक है, मैं गाली दी, वो भी अल्लाह पाक समझेंगे। क्योंकि मेरे पापा की जब डेथ हुई थी ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के इतने नीच और गलीज टाइप के रिश्तेदार हैं और मेरे हस्बैंड के घर वालों ने मेरे पापा की डेथ में ना कोई गया, ना किसी ने पुरसा दिया। किसी ने पुरसा तक नहीं मेरी माँ को दिया, मगर मेरे घर वालों ने सबने आके पूछा और मैंने ए टू ज़ेड काम किया क्योंकि मैं किसी के बीमारी में, किसी की परेशानी में उससे दुश्मनागी नहीं करती हूँ। मगर लोग मौका ढूँढते हैं मेरे साथ कि मुझे परेशानी में, दुश्मनागी में मेरे साथ दुनिया भर की दुश्मनी लोगों ने निभाई है मेरी परेशानियों में। तो आप लोग बताओ मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं अब मेरा कोई अगर ये कहानी मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना इन लोगों ने मतलब इतना मुझे परेशान कर दिया कि मुझे ये बताना पड़ रहा है। इतनी प्रॉब्लम मुझे दे दी है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि मैं तेज़ हूँ, क्यों नहीं, अब बताओ मैं क्यों नहीं तेज़ बनूँगी जब मुझे अकेले ही सब चीज़ सँभालनी है। मुझे अकेले ही सब चीज़ देखना है। मेरे हस्बैंड काफ़ी सीधे हैं और जिसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठा लिया है। वो आज तक भी अपने बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। अपनी माँ की वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं ना तो अभी मैं 2 केस डालती तो इनकी भी ससुराल में लड़कियाँ जो इतनी बदतमीज़ी कर रही हैं उनके भी ससुराल में एक-एक नोटिस जाती तो सबको पता लगता। मगर आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बोला किसी को, मुझे बोला कि जाने दो, एक ना एक दिन लोग सुधर जाएँगे। मगर कब? कोई नहीं सुधर रहा। मैं अभी भी केस नहीं डाल रही, मगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे कितने लेवल तक मुझे परेशान करके मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी-सी बच्ची, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको परेशान करके रखा जा रहा है।